क्लास 11th में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। लेन देनों का अभिलेखन चैप्टर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आप लोगों को स्रोत प्रमाणकों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। स्रोत प्रलेख क्या होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको कैश मेमो, बीजक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझा दी। इसी का पार्ट सेकंड जो है, जिसको हम बोलते हैं लेखांकन समीकरण, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। आज ये नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिकल है। लेखांकन समीकरण क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम दोहरा लेखा पद्धति से अकाउंटिंग करते हैं, तो हमारी दोहरा लेखा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो दोहरा लेखा पद्धति पर आधारित है। इसका मतलब होता है कि लेखा पुस्तकों में डेबिट और क्रेडिट यानी नाम और जमा पक्ष में संतुलन होना चाहिए, अर्थात वे दोनों हर समय बराबर होने चाहिए। ठीक है। इसके अनुसार ये होता है कि व्यवसाय की जो संपत्तियां होती हैं उसका योग सदैव उसके बाहरी दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होने चाहिए। इस संबंध को हम एक समीकरण में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। आप देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है ए मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब परिसंपत्तियाँ, इजिकल टू एल, एल मतलब होता है देयता यानी लाइबिलिटीज़, प्लस सी फॉर कैपिटल यानी हमारी संपत्तियों का योग सदैव हमारी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के योग के बराबर होता है। इसको हम एक समीकरण में लिखते हैं। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण। इस समीकरण को अगर हम अन्य शब्दों में रूपों में प्रयोग करें तो क्या कह सकते हैं हम? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल यानी कि पूंजी। दूसरी तरफ करें एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। यदि आपको पूंजी पता नहीं है तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को घटाइए, पूंजी पता लग जाएगी, और एसेट्स में से पूंजी को घटाएंगे तो आपको लाइबिलिटीज़ पता लग जाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन तो आप सिंपल बोलते हैं तो हम बोलेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है। यहाँ पर मतलब होता है, देखिए लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो भी हमारे बाहर के दायित्व होते हैं, यानी देयता का मतलब क्या है? बाहरी देयता, जो हमने बाहर के लोगों से कोई उधार ले रखा है, जैसे कि लेनदार, या बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, बैंक अधिविकास, या कोई हमने ऋण ले रखा है, इनको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है स्वामित्व पूंजी से, अर्थात ऑनर की कैपिटल, यानी मालिक ने जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया उसको हम कहते हैं स्वामित्व पूंजी। ठीक है। तो हमने समीकरण को दूसरे रूप में भी, जो अन्य रूपों में प्रयोग करते हैं, ये भी आपको बताया। लेखांकन समीकरण जो होता है वो बैलेंस शीट का क्या होता है? बैलेंस शीट की विभिन्न जो टर्म्स दी हुई होती है, मदें जो दी हुई होती है, के संबंध को व्यक्त करता है। इसीलिए इसे स्थिति विवरण समीकरण भी कहते हैं, या ये आपस में एक पक्ष की दूसरे पक्ष से तुलना करता है, तो तुलना पत्र भी कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसको एक बार रीडिंग करते हैं पूरे को, क्योंकि लेखांकन समीकरण तुलनात्मक पत्र के विभिन्न घटकों में परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको तुलनात्मक पत्र समीकरण भी कहते हैं। कैसे करता है? तुलनात्मक पत्र व्यवसाय की संपत्तियों, देयता और पूंजी का क्या है? विवरण है। किसी भी दिए हुए समय बिंदु पर यह आवश्यक है कि संपत्तियों का मूल्य उसके वित्तीय स्रोतों की देनदारियों के बराबर होना है, यानी बाह्य देनदार और स्वामित्व के व्यवसाय को चलाने, व्यवसाय की बाह्य देनदार तथा स्वामी व्यवसाय को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, इसलिए स्वामी की दावेदारी पूंजी कहा जाती है। बाहरी देनदारियों में मैंने आपको अभी बताया है दावेदारियों की देयता। इस समीकरण का प्रत्येक घटक तुलनात्मक पत्र का भाग होता है, जो एक तिथि विशेष को व्यवसाय की वित्तीय स्थितियों का क्या करता है? उल्लेख करता है। हम किसी भी सौदे का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो वास्तव में ही जानना चाहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया है उसका व्यवसाय के तुलनात्मक पत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको मैं बता देती हूँ कि हर समय ये जो हमने इक्वेशन ऊपर पढ़ी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, यानी एसेट्स का योग सदैव
लायबिलिटीज़ और पूंजी के योग के बराबर होगा। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यह है योग दोनों तरफ तुलक पत्र के दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर होगा। इसी को हम लेखांकन समीकरण कहते हैं। लेखांकन समीकरण के नाम को तुलन समीकरण के नाम से जानने की सार्थकता को भी सिद्ध करता है। यह एक उदाहरण आपको दिया गया है। उस उदाहरण में दिया गया है कि रोहित ने 5,000 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय प्रारंभ किया है। देखिए, ठीक है। अब लेखांकन दृष्टिकोण से हम इसको देखते हैं तो व्यवसायिक इकाई के पास वित्तीय स्रोतों के रूप में क्या आया? 5 लाख रुपये नगद आया। तो 5 लाख रुपए हमारे पास असेट्स के रूप में कैश में हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित की व्यवसाय का जो कि स्वामी है, उसकी पूंजी व्यवसायिक इकाई के पास 5 रुपये का स्रोत उपलब्ध कराती है, यानी ऑनर्स कैपिटल दूसरी तरफ क्या है? 5 लाख है। तो आप देखेंगे अपनी इक्वेशन में रखें तो एसेट्स कितनी है? कैश के रूप में 5 लाख होता है। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी तो हमारी नहीं है, लेकिन ऑनर्स कैपिटल के रूप में हमारे पास कैपिटल है 5 लाख। तो हम दोनों पक्षों का समीकरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए दोनों तरफ का योग हो जाएगा, यानी लेखांकन समीकरण हमारा पूरी तरह से हो गया। यहाँ पर कल्पना को समझाने के उद्देश्य से इस उदाहरण में यहाँ पर हर जगह ए के रूप में इसको बताया गया है। तो ये समीकरण जो है वो किस प्रकार से अपने चित्र को प्रस्तुत करेगा, मैं आपको बताती हूँ। कि देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो उस चित्र में दिखाया गया है कि बैलेंस शीट बनाई है रोहित की पुस्तकों में तुलक पत्र, जिसमें आप देखेंगे देयता लिखी हुई है पूंजी 5 लाख रुपए। तो योग लगाएंगे तो 5 लाख। इधर हमारी असेट्स है, उसमें लिखा हुआ है कैश 5 लाख रुपए, तो वो क्या होगा? उसका योग भी 5 लाख होगा। तो क्या हुआ तुलक पत्र में कि संपत्तियों का योग देयताओं के बराबर हुआ, क्योंकि अभी व्यवसाय आरंभ हुआ है तो और गतिविधियां भी आरंभ नहीं हुई हैं और लाभ की कोई स्थितियां हैं नहीं। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ का योग 5 लाख बराबर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या हुआ है? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज़ तो कुछ है नहीं, तो कैपिटल के रूप में 5 लाख इधर और एसेट्स के रूप में 5 लाख उधर। ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी लेखांकन समीकरण का मतलब होता है संपत्तियों का योग सदैव बाह्य दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होता है। फिर हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण ए में दिए गए लेन देनों का विश्लेषण करते हुए लेखांकन समीकरण के विभिन्न घटकों का प्रभाव आपको अध्ययन करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ फर्स्ट दे रखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 रुपये से एक बैंक खाता खोला गया। अब आपको मैं बताती हूँ उसका क्या इफ़ेक्ट होता है कि जैसे ही हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,80,000 रुपये खर्च करते हैं तो क्या होगा? हमारे पास से 4,80,000 रुपये रोकड़ के रूप में कैश के रूप में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ असेट साइड के अंदर ही वह पैसा कैश में तो कम हो जाएगा, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में 4,80,000 बैंक अकाउंट में दिखाई देगा, तो वहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। यानी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में कोई परिवर्तन नहीं है। असेट्स की साइड में कैश कम हो रहा है और बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस माइनस होकर दोनों चीज़ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। दूसरी है कि व्यवसाय के लिए 60,000 रुपये के मूल्य का फर्नीचर खरीदा। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 60,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो आपके पास क्या आया? फर्नीचर के रूप में एक फिक्स असेट्स आ गई, तो हमारी परिसंपत्ति 60,000 रुपये से बढ़ गई। अब दूसरी तरफ उसका भुगतान आपने किससे किया? चेक से किया। चेक से किया तो क्या हुआ? हमारा जो बैंक खाता था उसमें से 60,000 रुपये की क्या हो गई? राशि कम हो गई। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि असेट्स की तरफ ही दो अलग अलग मदों में, एक में वृद्धि और एक में क्या हो गई? कमी हो गई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्रभाव कुछ भी नहीं हुआ, मदों में परिवर्तन। तीसरी जो कंडीशन है जिसमें रामजी लाल ने 10,000 रुपये अग्रिम राशि का भुगतान कर 1,25,000 रुपये की मूल्य का प्लांट और मशीनरी खरीदी। अब यहाँ पर विश्लेषण करते हैं तो इस लेन देन में क्या हुआ है? 1,25,000 रुपये की मशीनरी
उधार क्रय की है, जिसके बदले में मात्र कितने रुपए चुकाए हैं? 10,000 रुपये का। तो हमारी जो असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है उसमें तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? उसकी 1,25,000 रुपये। और उसके अगेंस्ट में हमने कितने दिए हैं? 10,000। तो 10,000 रुपये हमारे पास से कैश चले जाएंगे, तो हमारे कैश में 10,000 की कमी होगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1,25,000 रुपये की असेट्स बढ़ी और दूसरी तरफ असेट क्या हो गई? 10,000 की कम। इसका मतलब क्या है कि दूसरी तरफ देखेंगे तो हमने 1.25 लाख रुपये का जो फर्नीचर खरीदा उसके अगेंस्ट में 10,000 रुपये दिए, यानी 1,15,000 रुपये अभी हमें रामजी लाल को और देने बकाया है। यानी रामजी लाल क्या बन गया? हमारा एक क्रेडिटर बन गया, लाइबिलिटीज़ बन गई। तो हम जो हमारा दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पक्ष होता है जिसमें हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, तो लाइबिलिटीज़ में लेनदार के रूप में रामजी लाल की देयता में भी क्या हो जाएगी? 1,15,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार क्या होगा कि इधर भी 1,15,000 रुपये का डिफरेंस आएगा और उधर भी क्या होगा? 1,15,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम देखेंगे ध्यान से तो दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक ये सारणी बनाकर दी गई है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पहली जो हमारी थी जिसमें 4,80,000 रुपये आपने क्या किया था? रोकड़। आप देख रहे होंगे कॉलम्स बनाए गए हैं जिसमें ट्रांजैक्शन का नंबर दिया गया है, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको किस प्रकार से लिखते हैं इसको मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक स्वरूप बना लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, पहला कॉलम सौदा है, यानी लेन देन का ट्रांजैक्शन नंबर लिखना होता है। और जैसे ही ट्रांजैक्शन में एक सौदा पूरा होता है, एक लेन देन पूरा होता है, हमारा नया समीकरण यानी नया संतुलन आ जाता है। ठीक है, फिर हम असेट साइड के जो कॉलम होते हैं जैसे कि कैश है, फिर बैंक है, फिर डेटर्स है, फिर स्टॉक है, फिर फर्नीचर है, फिर प्लांट मशीनरी है। इस प्रकार इन सभी कॉलम का योग होता है जिसको हम कहते हैं कुल परिसंपत्तियाँ, यानी टोटल एसेट्स। ठीक है, फिर टोटल एसेट्स के बाद में आप देखेंगे कि लाइबिलिटी साइड शुरू हो जाती है। सेकंड साइड एक ब्लैक डार्क लाइन लगाई गई है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो दूसरा कॉलम हो जाता है कैपिटल और फिर उसका क्या हो जाता है? अंतिम कॉलम योग का। तो यहाँ पर कुल संपत्तियाँ लिखी गई है, तो कुल संपत्तियों का योग हमेशा लाइबिलिटीज़ पूंजी के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो भी परिवर्तन आता है ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, तो आप उस ट्रांजैक्शन में, जैसे पहला ट्रांजैक्शन था 4,80,000 रुपये बैंक में जमा कराए थे, तो बैंक में देखिए 4,80,000 रुपये बढ़ गए और जो हमारा कैश 5 लाख था उसमें से क्या हुआ? 4,80,000 कट गए तो कितना हो गया? 20,000 रुपये बचे। तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ? ये कैश तो हो गया हमारे पास अब 20,000 नया समीकरण के रूप में, और बैंक में हो गया 4,80,000 रुपये। तो टोटल संपत्तियाँ हो गई 5 लाख रुपये और उधर हमारी पूंजी कितनी थी? 5 लाख रुपये। ठीक है ना, व्यापार 5 लाख रुपये से आरम्भ किया था ना, तो ऊपर 5 लाख रुपये लिखे हुए, तो कैश में 5 लाख था और पूंजी भी कितनी थी? 5 लाख। अब उसमें 4,80,000 रुपये हमने खाते में जमा करा दिए तो बैंक में आ गया और कैश हमारे पास से 4 लाख गया 80,000, तो 20,000 ही बच गया। तो नई समीकरण भी 5 लाख का दोनों तरफ का आप देखेंगे तो बन गया है। अब आता है हमारा दूसरा, देखेंगे आप दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर हमने क्या किया था? 60,000 रुपये का क्या किया था? फर्नीचर खरीदा था। तो आप देखिए हमारा फर्नीचर 60,000 रुपये से दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमने उसके जारी किया एक चेक 60,000 का। तो 4,80,000 रुपये बैंक में था, उसमें से माइनस कर दी हमने 60,000, तो कितना रह गया नया समीकरण? 4,20,000। तो रोकड़ में कोई परिवर्तन नहीं है, वहाँ 20,000 की 20,000 है, बैंक 4,20,000 रुपये है और फर्नीचर 60,000 का हो गया हमारे पास और परिसंपत्तियाँ वही 5 लाख की है, उधर की तरफ कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब तीसरा ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन जो था हमारा, जो कि था कि हमने 1,10,000 रुपये अग्रिम भुगतान किया और उसके बदले में क्या हुआ? हमारा 1,25,000 की प्लांट एंड मशीनरी आ गई। तो आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी के कॉलम में 1,25,000 आ गए, उसके अगेंस्ट में क्या गया हमारे पास से? 10,000 रुपये गया। तो 20,000 रोकड़ थी, 10,000 गया, तो नया संतुलन कितना रह गया? 10,000। बैंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फर्नीचर में कोई परिवर्तन नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000। अब जब प्लस और माइनस करें तो हमारे पास प्लांट तो बढ़ा 1.25 लाख का
और गए हमारे पास से 10, तो 1.25 लाख में से 10 गए तो कितने हुआ डिफरेंस? 1,15,000 रुपये हमारा नया समीकरण आ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? 1,15,000 रुपये का हमारा क्या हुआ? देनदार बढ़ गया, तो देनदार में देयता में लिख दिया, और उधर भी हमारा क्या हो जाएगा? योग लगाएंगे तो 5 लाख में 1,15,000 बढ़ जाएगा, तो टोटल 6,15,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले ट्रांजेक्शन पे। जो ट्रांजेक्शन क्या था, अब आप देखेंगे तो नया संतुलन आप देखिए कंप्लीट बन के आया। अब देखिए अंतिम संतुलन में 10,000 प्लस 4,20,000 4,30,000, देनदार आपके 35,000, तो ये टोटल हम लगाते जाएंगे तो आप देखेंगे कुल परिसंपत्तियाँ 6,80,000 की है, और पूंजी के और देयता का योग भी 6,80,000 है। तो इसको फार्मूले में जब हम रखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो फार्मूला क्या होगा? असेट्स इज इक्वल टू, क्या किया? असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। आपको यहाँ पर और भी सौदे दिए गए हैं जो कि आपको दिखाए गए हैं। मैंने आपको जहाँ तक 3 तक बताया है, 3 के बाद के सौदे आपके नेक्स्ट पेज